अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आज लाई हूँ एक नया नॉवल आपके लिए जिसका नाम है बख्त और जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। तारकोल की खाली सड़क। इस वक्त खून से तरती एक 27 से 28 वर्ष का नौजवान इस वक्त सड़क पर पड़ा कराह रहा था। इसके आसपास खून था, सुर्ख स्याल इसके जिस्म से निकलता हुआ सड़क को भिगो रहा था। दर्द हद से सबा था। इस नौजवान के पेट और बाजू पर गोली लगी थी, ये इसके दुश्मनों का ही काम था। ये बात वो अच्छे से जानता था। इसे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। ना जाने क्यों इसके कराहने में एक मसनूईपन सा महसूस होता था, जैसे वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। इसका फोन इसकी पैंट की जेब में था। वो चाहता तो पुलिस या किसी अपने घर वाले को या फिर दोस्त को कॉल करके बुला सकता था। अस्पताल भी करीब ही था। अगर वो चाहता तो बहुत मुश्किल ही सही, लेकिन किसी तरह वहां जा सकता था। लेकिन शायद वो इस दर्द से लुत्फानंदोज हो रहा था। वक्फे वक्फे से कराने के बाद वो चुप हो जाता था, बिल्कुल साकित। शायद वो इस खेल से महसूस हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद इसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स अपनी आंखों में चुभती हुई महसूस हुई थी। इसने नागवारी से इस गाड़ी को करीब आते देखा था। चंद लम्हों बाद वो गाड़ी इसे अपने बिल्कुल करीब आती नजर आई थी। गाड़ी के शीशे शायद खुले हुए थे, क्योंकि वहां से किसी के चीख चीख कर बोलने की मधम सी आवाज इसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। इसे चलाने वाली शायद एक लड़की थी, जो कि बगैर सड़क पर ध्यान दिए अपने मोबाइल पर किसी से कॉल पर बात करते हुए बुरी तरह चीख रही थी। इसने पीले और हरे रंग के इम्तिजाज का जोड़ा पहन रखा था। वो लड़की अब भी चीख रही थी। जब मैंने आपसे कहा भी था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकी है, अब मैं किसी भी सूरत इस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो आपने किससे पूछकर खरीदा है वो ड्रेस? मुकाबिल शायद अपने हक में कुछ बोल रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में इसकी नजर सामने सड़क पर बड़े वजूद पर पड़ी थी। इसने फुल स्पीड से ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर पूरी तरह से चढ़चढ़ाए थे। इसे लगा था कोई चर्ची या कोई फकीर वहां सो गया होगा। गुस्से से लाल वो कार से बाहर निकली, लेकिन सामने वाले हालत देखकर बेख्तियार अपने दोनों हाथ होंठों पर रख लिए और अपनी चीख का गला घोट दिया। सड़क पर पड़े नौजवान ने बामुश्किल आंखें खोलकर अपने सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बसारत धुंधली हो रही थी। वो लड़की अब भी फटी आंखों से इसे देख रही थी। फोन इसके कांपते हाथों से छूट चुका था। वहां से अब भी किसी के हेलो हेलो की आवाजें आ रही थी। हाले, क्या तुम सुन रही हो? फोन से आती आवाज ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। इसने मरे मरे हाथों से फोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसने रोशनी में पड़े सामने वजूद को देखा, लेकिन इसके जिस्म से निकले खून से तर रोड को नहीं देखा, वरना वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं करती। अब वो तेज तेज कदम उठाती अपनी गाड़ी की जानिब चल रही थी कि इस जख्मी की आवाज ने इसके कदम जंजीर कर दिए थे। मेरी मदद करो। जख्मी की घुटी घुटी आवाज इसकी सुनाई दी थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। चंद सांसें वो वहीं जमी खड़ी रही। इसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक बार फिर इसकी आवाज लड़की की समात से टकराई। रुक जाओ प्लीज, वो बदवक्त बोल पा रहा था और वो लड़की मुड़ी थी। अगर हाले सुल्तान को पता होता कि पीछे मुड़कर देखने से इसकी जिंदगी इतनी तब्दील हो जाएगी, तो वो 1 मिनट भी यहाँ ना रुकती। वो कदम कदम चलती इसके करीब आ चुकी थी और अब घुटनों के बल इसके करीब बैठ चुकी थी। वो अपना चेहरा इसके करीब करके इसकी हालत पूछ रही थी। इस जख्मी हालत में भी इसकी आंखों में तहरीर उतर आया था कि रात की इस पहर ये लड़की एक जख्मी को देखकर यहाँ से भाग क्यों नहीं गई? इसके आवाज देने पे रुक क्यों गई? इस लड़की ने आने से पहले यहाँ से एक गाड़ी और बाइक भी गुजरी थी, लेकिन एक जख्मी को देखकर वो भाग खड़े हो गए थे, कहीं के गले ही न पड़ जाए। और ये लड़की अपने कंधे के झंझोड़े जाने पर इसे एहसास हुआ कि वो इससे कुछ पूछ रही थी। कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करूं? तुम नंबर बताओ मुझे। तुम सुन रहे हो? वो इसके बोलने का मौका दिए बगैर ही अपनी कही जा रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो बड़बड़ाई। सुनो, तुम कुछ बोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बोलो भी। अब वो झिंझलाई थी इसकी खामोशी से। मेरा कोई नहीं है। तभी इस जख्मी वजूद की सर्द सी सरगोशी आवाज इसके कानों से टकराई। इसे बेख्तियार खौफ महसूस हुआ था। क्या मैं इससे हमदर्दी करके गलत तो नहीं कर रही? इसे अपने ख्यालों से इस जख्मी आवाज ने निकाला था। क्या आप मुझे अस्पताल ले जाएंगी? मैं अब जीना चाहता हूँ। ये अल्फाज कहते हुए वो खुद हैरान था। थोड़ी देर पहले वो सिसक सिसक कर मरने को तैयार था, और
अब वो जिंदा रहना चाहता था, लेकिन क्यों? इस लड़की को देखते ही इसे जिंदा रहने का फैसला क्यों कर लिया? एक गाड़ी वाले और एक बाइक वाले को इसने क्यों चुपचाप गुजर जाने दिया? अगर इसे जीना ही था तो वो इतना कमजोर तो नहीं था कि किसी से मदद ले, यूं मिन्नत करे, वो भी एक लड़की से। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी की तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे? हेल्प कर रही हूँ, मोहसिन हूँ तुम्हारी। धोखा दिया तो देख लेना। वैसे करनी तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल ही बहुत बड़ा है। इस बात पे वो अपने ख्यालों से बाहर आया था। अब वो इसको उठने में का कह रही थी और वो दर्द को बर्दाश्त करते हुए बमुश्किल उठने की कोशिश करने लगा। इस लड़की ने इसको नौजवान के उठने में मदद दी और वो खड़ा हो चुका था, लेकिन इतनी सी कोशिश में मुकाबिल बुरी तरह हांफ चुकी थी। अल्लाह, क्या खाते हो तुम? वो हामते हुए बोली थी। अब वो इसका बाजू अपने कंधे पर डालकर इसको गाड़ी तक ले जा रही थी। इस सारे वक्त में वो जख्मी चुप रहा था। नौजवान को पैसेंजर सीट पे बिठाकर इसने गाड़ी स्टार्ट की। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने सवाल किया था। नौजवान हनूस खामोशी था। मेरा नाम हाले सुल्तान है। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? साथ ही बड़बड़ाई थी। नखरा तो देखो। उमर उमर हयात, वरना काहत से बोला था। अब के हाले को शर्मिंदी हुई थी। वो जख्मी था और वो इससे कैसे सवाल पूछ रही थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाले ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, यकलफ्जी जवाब आया था। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाले ने इसको तसल्ली दी थी, लेकिन काफी देर बाद इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं पाकर हाले भी खामोश हो चुकी थी। बाकी का रास्ता खामोशी से ही कटा था। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही वो बगैर कुछ कहे कार से उतर गई थी। 5 मिनट बाद वो उमर हयात को दो वार्ड बॉयज के साथ आती दिखाई दी थी। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। आखिरी अल्फाज जो इसने सुने थे वो ये थे, मेरा शौहर है ये डॉक्टर। ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज? देखें बीबी, ये पुलिस केस है। हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर तब तक मेरा शौहर मर गया तो क्या करेंगे आप? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। अपनी सुर्खोती आंखों से वो चंद लम्हे डॉक्टर को देखती रही। जब से वो आई थी तब से यही बहस चल रही थी। इस वक्त रात के 3 बज चुके थे। अब तक ना जाने घर में बच्चों इसके लिए कितने झूठ बोल चुकी होंगी। अब इसकी बर्दाश्ती हद खत्म हो चुकी थी और सामने खड़ा डॉक्टर अब अपने फोन के बटन दबा रहा था। शायद वो पुलिस को कॉल कर रहा था। अगर पुलिस आ जाती तो क्या होता? बाबा को पता चल जाता कि वो मिद्दत और हाले की दोस्त के घर पर नहीं है, बल्कि सड़कों की खाक छान रही थी। ये भी कबूल था, लेकिन वो इस वक्त रात के 3 बजे एक अनजान आदमी जख्मी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आई थी, तो इसकी मौत पक्की थी। इसका जहन अब जमा तफरीक कर रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर पुलिस को कॉल करता, इसने डॉक्टर का फोन इनके हाथ से उचक लिया था। 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं कॉल कर लेती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए, जबकि हाले अब सोच में थी कि क्या किया जाए। डॉक्टर से बहस में वो वैसे भी 10 मिनट बर्बाद हो चुके थे और इस वक्त ऐसा कौन था जो इसकी मदद करता? बच्चों, उन्होंने तो खुद इतनी डरपोक है। मिद्दत, यार इसका तो आज माइयों है। फराज, वो नहीं, इसको तो आते हुए भी 2 घंटे लग जाएंगे। कौन यहाँ जल्दी आ सकता है? और फिर अचानक से इसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। एक शख्स अब भी था जो इसकी मदद कर सकता था, जो हाले के कहने पे आग में भी कूद सकता था। और इसका ख्याल आते ही हाले की आंखें चमक उठी थी और अब इसकी उंगलियां हारून शाहिद के नंबर डायल कर रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद हारून अस्पताल के कॉरिडोर में आता हुआ दिखाई दिया था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और बाल बिखरे हुए थे। वो यकीनन नींद से जागा था। हाले को अपने सामने देखकर वो दौड़ता हुआ इस तक आया था। हाले, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहाँ लगी है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर्स कहाँ हैं? तुम कैसे कार चल... उफ, बस भी करो यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आदमी उमर की तरफ इशारा करके कहा, इसका एक्सीडेंट हो गया है मेरी कार से। डॉक्टर से बात करो, इसका इलाज शुरू करें प्लीज। लेकिन ये सब मैं बाद में समझा दूंगी। अच्छा, मैं अभी आया। ये कहकर वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया और फिर हाले सुल्तान ने 5 मिनट बाद 2 मेल नर्सिस को उमर हयात को आईसीयू में ले जाते हुए देखा और सोदगी से आंखें मूंद ली। लेकिन अभी कहाँ? अब बताओ मुझे, ये क्या चक्कर है? अपने अकब से आती हारून की आवाज पर वो जी भर के बदमजा हुई थी। इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, बाद में बताऊंगी, वो कोप से बोली थी। हाले, मुझे पागल बनाना बंद करो। इस लड़के को गोली लगी है और ये पुलिस केस है। अब केस की आवाज में गुस्सा था। अच्छा, ये तो बताओ, तुमने इस खड़ूस डॉक्टर को क्या बताया जो वो इलाज करने को तैयार हो गया?
हाले के अंदाज टालने वाला था। यही कि मैं एमएनए का बेटा हूँ, क्या कुछ और कहने की जरूरत थी? यार कितने मजे हैं ना तुम्हारे। वो अब भी असली मौजू से बचना चाहती थी। हाले, नॉट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट, मुझे पूरी बात बताओ। वो अब इससे हार मान ली थी। अच्छा सुनो, मैं गुजर रही थी एक रोड से और और फिर हाले ने इसको पूरी रवा दवा सुना दी थी। और हारून के कांटों तो बदन में लहू नहीं। काफी देर बाद वो बोला तो इसकी आवाजों में हैरत थी, गुस्सा था, बेबसी थी। हाउ कुड यू डू दिस? हाउ डेयर यू हाले? आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट। वो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था? हाले, तुम सोच भी नहीं सकती। इसको गोली लगी है, वो गुंडा हो सकता है, दहशतगर्द हो सकता है, रेपिस्ट हो सकता है। वो 2 मिनट के अंदर तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को टिकाने लगा देता, और तुम्हें जरा खौफ नहीं आया? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया हाले? तुम उफ बस भी कर दो। इसके बाद काट कर वो बोली थी, मैं जिंदा सलामत खड़ी हूं ना, तुम्हारे आगे कुछ नहीं हुआ ना? वो इसकी बात काट कर बोली थी। बको मत, वो चिल्लाया था। उठो अभी के अभी, तुम घर जाओगी अभी और इसी वक्त। वो इसको बाजू से पकड़ते हुए बोला था। हारून मेरी बात तो सुनो, मुझे वहां रुकना था, वो आदमी बस 5 मिनट। हारून प्लीज बात सुनो, मैं इसको देखना चाहती हूँ, इसको जरूरत होगी इसके बिल्स पे कर। बस हाले बस, इस वक्त मेरे जब्त का मजीद इम्तिहान ना लो। तुम घर जाओगी, वो लड़का मरता है तो मरे, जहन्नुम में जाता है तो जाए, लेकिन तुम हाले तुम घर जाओगी। अब मैं तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज ना सुनूं। इनकी बात अभी आधे नहीं थी जब उन्होंने डॉक्टर को आईसीयू से बाहर आते देखा। वो दोनों चंबे से अपने करीब आते इनको देख रहे थे। देखे, पेशेंट का खून काफी बह गया है, आप लोग फौरी तौर पर ब्लड का इंतजाम करें। ब्लड ग्रुप क्या है? हारून ने बेतासुर लहजे में पूछा था। ओ नेगेटिव, आपको जल्दी करना होगा अरेंज, अर्जेंट है, इनको ब्लड की सख्त जरूरत है। अब के हारून भी परेशान हो गया था। कुछ भी हो, एक इंसान था, इतना बेहिस नहीं था कि किसी को मरता हुआ देखता। आप अरेंज कर दें, हम पे कर देंगे। हारून ने हल निकाला था। ये रेयर ब्लड है, इस वक्त हम नहीं अरेंज कर सकते, आपको खुद ही कुछ करना होगा। आप दोनों में से कोई भी दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। आप किसी ब्लड बैंक से चेक कर लें। हारून ने हिम्मत नहीं हारी थी। ये सब आपका काम है। इस वक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में सिर्फ एक ही बोतल है, और इस ग्रुप की वो हम आपको तब दे सकते हैं जब आप बदले में एक बोतल का अरेंज करवा दें। और आपके पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, आपके पास 15 मिनट है, हमें बता दें जल्दी। इस बुरे वक्त में हाले बिल्कुल पुरसुकून खड़ी थी। डॉक्टर हमें बस 2 मिनट दें, हाले मुतमईन सी बोली थी। डॉक्टर वापस मुड़ गए थे। हारून गौर से हाले को देख रहा था और अगले ही लम्हे सर नफी में हिलाने लगा। नहीं हाले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अपने जहन से ये सोच निकाल दो। हारून, मेरा और इसका ब्लड ग्रुप सेम है, वो पुरजोश से बोली थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद जाकर इसका गला दबा दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी। तुम नहीं दोगी, समझी? तुम मैं ये नहीं करने दूंगा। यार ये एक एडवेंचर होगा, समझो तो सही। मैंने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया, क्या मुझे फील करने दो। मैं देखना चाहती हूँ कैसा महसूस होता है किसी को अपना खून देकर। हरगिज नहीं, ये नहीं होगा। मैं पता करता हूँ किसी ब्लड बैंक से, मैं अरेंज कर लूंगा, वो चिढ़कर बोला था। हाले ने चंद लम्हे इसकी आंखों में देखा था और हारून बेबसी से इसको देखता रहा और फिर हारे हुए अंदाज में गर्दन झुका दी। वो अपनी बात मनवाना जानती थी। आई हेट यू फॉर दिस, वो दबा दबा सा चिल्लाया था। हाले ने गोया सुना ही नहीं। हाले ने डॉक्टर से बात कर ली थी कुछ जरूरी टेस्ट के बाद। अब वो एक बेड पर लेटी हुई थी। एक 30-35 साल मसीह नर्स इसके कलाई पर कैनोला फिक्स कर रही थी, और वो जितनी मुतमईन थी हारून इतना ही बेचैन था। आराम से लगाओ, तुमने तो बाजू सुर कर दिया। वो नर्स को झड़क रहा था। सर आप लगा लें आकर, अगर अपनी बहन की इतनी ही फिक्र हो रही है। वो नर्स शदीद खौफजदा नजर आती थी। हाले ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तुम मुझे सिखाओगी? बहन नहीं है ये मेरी, समझी? तुम अपना काम करो, अपना यहाँ लोगों के साथ रिश्ते ना अपनाने लग जाया करो। शौहर तो इनके अंदर हैं भाई, और भाई होगे ना आप मुझे सिखा रहे हैं जिसे 10 साल यहाँ झक मार दी रही हूँ। वो अब भी जली घटी लगती थी। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा अस्पताल की इंतजामिया से। 2 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो जाओ, वरना इस जॉब से हाथ धो लोगी तुम।
اور बड़बड़ाती हुई वहां से निकल गई थी। जैसे जैसे खून की बोतल भरती जा रही थी, हारून का दिल बैठता जा रहा था। यार, ये बहुत ज्यादा भर गई है, अब क्या सारा खून निकालेंगे? नर्स, चलो अब इसको हटाओ भी, तुम लोग तो सही बन गए हो। हारून प्लीज, तुम चुप करके नहीं बैठ सकते। हाले को कोफ्त हुई थी, लेकिन जवाब न था। ये भी कि एक अंदाज था कि वो नाराज है। इससे करीब 1 घंटे के बाद हारून तने हुए तासरात के साथ हाले के साथ चलता हुआ अपनी कार तक आया था। हाले को कार में बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट पे आकर बैठा था और हाले भी खामोशी से बैठ चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ही ऑन कर दे, लेकिन खुद पर जबर किए बैठी रही। म्यूजिक के बगैर इसका 1 मिनट भी नहीं गुजरता था कि जाके इतना लंबा सफर। काफी देर खामोशी छाई रही। इसके बाद हारून ने बोलना शुरू किया था। मैंने शाम में तुम्हें कॉल की थी, तुमने कहा था तुम मिद्दत के घर रुकोगी रात, और रात के 3 बजे तुम मुझे कहती हो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं मरने वाला हो गया था। ये सुन के हाले कि यहाँ आकर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि हाले बीबी एक अनजान आदमी को अपना शौहर कहकर इसका इलाज करवा रही हैं, और फिर इसको ब्लड भी डोनेट करना है। बीबी ने, तुम्हें कुछ अंदाजा है अगर वो लड़का कुछ कर देता या फिर पुलिस आ जाती? चलो वो भी छोड़ो, अस्पताल में कोई अकेली लड़की समझकर कुछ कर देता। हाले, हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता। तुम्हें पता है पूरा रास्ता तुम्हारी सलामती की दुआएं करते आया हूँ, और तुम? अच्छा बस करो, मेरी सुनो। हाले हाले जैसे बोर हो चुकी थी इस तकरीर से। मैंने जब इसको सड़क पे देखा, पहले मैं वाकई डर गई थी। तुम सबका ख्याल भी आया था, ये भी सोचा कि वो मेरे साथ कुछ बुरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने खुद को इसकी जगह पर रखा और बस मैंने इसकी मदद कर दी। और ब्लड डोनेट करना तो सवाब है, और अब अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं कार से उतर जाऊंगी और आइंदा कभी तुम्हें मदद के लिए भी नहीं। अच्छा बस। अब वो इसकी बात काटते हुए बोला, ज्यादा झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, बड़ी आई। तुम्हें पता है, आई एम स्टिल शॉक्ड यार, तुम इसका खून देखकर भी नहीं डरी। अब तुम चुप करोगे या मैं यहाँ से कूद जाऊं? अच्छा रिलैक्स, ये बताओ अब इसका क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? इसका इलाज होगा और वो चला जाएगा यहाँ से जैसे आया था। तुमने इसके बिल्स तो क्लियर कर दिए ना? अब इतना भी कंगला नहीं हूँ। इसकी बात पर वो हल्का सा हंसी थी और इसे हंसते देखकर हारून ने भी मुस्कुराया था। अच्छा कहाँ छोड़ूं, घर या मिद्दत के घर छोड़ दो, इस वक्त जाऊंगी तो बुरा नहीं लगेगा। आज सारी रात जागने का इरादा है, वहां तो कोई मसला नहीं होगा। अभी तक सब शुगर लगा रहे होंगे, मैंने मैसेज करके पूछ लिया है। तुम वीक तो नहीं फील कर रही? यार मैं क्या बोलती, मुझे पता था वो इसको ऐसे एडमिट ना करते, कभी बेचारा बहुत जख्मी था, रहम आ गया मुझे। इतने में वो मिद्दत के घर पहुंच चुके थे। कल आना मेहंदी पे, ओके? तुमने आज बहुत गलत किया, मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा। माफ नहीं किया मैंने तुम्हें। अंदर जाऊं? अब सुबह लेने आऊंगा, बाय। अच्छा सुबह वक्त पे आ जाना, अस्पताल चलेंगे, मैं इसको देखना चाहती हूँ। मैं टांगे तोड़ दूंगा, वो राया था। अच्छा देख लूंगी तुम्हें, सुबह 10 बजे आ जाना, ओके? फिर बगैर इसकी कोई बात सुने हाले गेट के अंदर चली गई थी। वो भी ठंडी सांस भरता गाड़ी में जा बैठा था। अब ये तो तय था कि सुबह 10 बजे हारून शाहिद आएगा और हाले को अस्पताल ले जाएगा। फजर की अजान बुलंद हो चुकी थी। अजान की आवाज सुनकर वो कलमा पढ़ती उठ बैठी थी। पैरों में स्लीपर्स अड़ेसकर वो वजू करने वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो इसके चेहरे से पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। इसने जानमाज बिछाई और सुन्नत की नीयत बांध दी। थोड़ी देर बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाया तो इसके चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कुराहट थी। या अल्लाह, वो शख्स जो मेरे दिल का चैन है, इसे जल्द मेरे सामने ले आ। मेरे मालिक, इस शख्स के अलावा ये दुनिया बेरंग है। आपको पता है, जी चाहता है वो सामने बैठे और मैं इसको देखती जाऊं। या अल्लाह, वो क्यों इतना प्यारा है? इसके अल्फाज बेरब थे, लेकिन अगर कोई इसकी मुस्कुराहट देख लेता तो समझ जाता कि ये शख्स मेहरमा के लिए सारी दुनिया है। वो जैनमाज तह करके उठी और बेड के साइड टेबल से मोबाइल उठाया और हाले की कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पे कॉल रिसीव हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, हाले कैसी हो? इसने मोहब्बत से पूछा। महर प्लीज इस वक्त सोने दें, क्या सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं? वो जो 1 घंटा पहले सोई थी महर की कॉल से बुरी तरह बेजार हुई थी। मेरी बहन, अच्छा ना पढ़ लूंगी, अभी मैं कॉल कट कर रही हूँ। और इसने कॉल कट कर दी थी। महर ने मुस्कुराकर सर को नफी में हिलाया और जेरे लब कहा,
ये नहीं सुधरे گی۔ اور پھر ناشتہ بنانے چل دی۔ دوسری طرف خالے کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ وہ تب تک اذان کو نظر انداز کرتی رہی جب تک اماں یا مہر میں سے کوئی نماز پڑھنے کا نہ کہہ دے۔ جیسے ہی کسی نے کہہ دیا لو جی، خالے کا سکون غارت ہو گیا۔ اب جب تک وہ پڑھ نہ لیتی اس کو سکون نہ آتا، اسی لیے مندی مندی آنکھوں سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باہر سے آتا میوزک کا شور ابھی ذرا دیر کو ہی تھما تھا۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ اس کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی۔ وہ نہیں پڑھتی تھی تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب پڑھنے کھڑی ہوتی تھی تو بڑے خشوع وضو کے ساتھ پڑھتی تھی، دعا مانگ کر۔ جب وہ اٹھی تو اسے بے اختیار رات والا واقعہ یاد آیا۔ جھرجھری لے کر اس نے سر کو جھٹکا اور فریش ہونے چل دی، کیونکہ نیند تو ابھی سے آنی ہی نہیں تھی۔ ماما ناشتہ تیار ہے، مہرما نے کچن سے آتی حسینہ بیگم کو اطلاع دی تھی۔ خالے کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ماما، اس سے بات ہو گئی ہے۔ اچھا، کب تک آ رہی ہے وہ؟ شام تک آ جائے گی۔ کیوں شام تک؟ کیوں ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ رات رک لیا نا اب، اور وہاں کیا ہے؟ اور کیا چاہیے اسے؟ ماما چلے ناشتہ کرتے ہیں پھر بات کریں گے، وہ ان کو بہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر واقعی ان کا دھیان اس بات سے ہٹا گئی تھی۔ یوسف سلطان اپنے علاقے کے ذمہ دار تھے۔ ان کی شادی ان کی کزن رفت آرا سے ہوئی تھی، جس سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے میرات سلطان، دوسرے شمس سلطان اور سب سے چھوٹی بیٹی نگین سلطان تھی، جس کی پیدائش کے وقت ان کی بیوی کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ ان کے بچے بھی کافی چھوٹے تھے۔ ان کی ساری اولادوں میں سے 2 سال کے عمر کا فرق تھا۔ یوسف سلطان نے ان کی پرورش بہت مشکل مگر بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کی پڑھائی اور تربیت سے لے کر ان کی شادیوں تک انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی، سوائے نگین کی شادی کے معاملے میں۔ میرات سلطان نے اپنی پسند کی شادی حسینہ وجدان سے پسند کی تھی۔ شمس سلطان کی پسند فروا بیگم تھی، جو کہ نگین کی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن شادی سے پہلے تک جیسے ہی ان کی شادی شمس سے ہوئی، نگین نے ان کی بھابھی تو کیا دوست ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یوسف سلطان نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی انہوں نے ساتھ ہی کی تھی۔ حسینہ بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی اور بہت صابر اور شاکر تھی۔ اللہ نے ان کو شادی کے 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ تو جہاں سلطان منزل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہیں فروا بیگم میں آ چکی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو شادی کے پہلے ہی سال سفیر سلطان سے نوازا تھا۔ حسینہ جتنی نرم مزاج تھی، فروا اتنی ہی اکڑ اور بدتمیز اور کائیاں تھی۔ میرات سلطان کی بڑی بیٹی حالے سلطان کی عمر 21 سال تھی، انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور بیٹا حسن سلطان جس کی عمر 16 سال تھی، جو کہ میٹرک کر رہا تھا۔ شمس کا بیٹا سفیر سلطان جس کی عمر 30 سال تھی، اور وہ BBA کر کے دادا کے کاروبار کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یوسف سلطان کی جان بستی تھی اپنے پوتے سفیر اور پوتی حالے سلطان میں۔ وہ کہتے تھے کہ سفیر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حالے ان کے دل کا چین۔ وہ جب جب سفیر اور حالے کو دیکھتے ان کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ حسن جب بھی یہ محبت کے نظارے دیکھتا تو منہ بنا کر کہتا، ہاں ایک میں ہی ستیلا ہوں اس گھر میں، اور یوسف صاحب مسکرا دیتے تھے۔ یوسف سلطان کی سب سے چھوٹی بیٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف سلطان نے بہت مخالفت کی، غصہ منت سماجت کیا تھا جو انہوں نے نہیں کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی، اور آخرکار یوسف سلطان ان کی ضد کے آگے ہار گئے تھے اور ان کی شادی وہاج خان سے ہو گئی۔ نگین سلطان نے وہاج کے ساتھ صرف چند مہینے ہی سکون سے گزارے تھے، اور پھر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ نازوں پلی لڑکی کو جانوروں کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آخرکار 1.5 سال بعد نگین سلطان طلاق کا کاغذ ہاتھ میں لیے ایک بیٹی مہرما وہاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھی۔ دراصل وہاج شراب اور جوئے کے عادی تھے۔ نگین سلطان کی صورت ان کو ایک بلینک چیک مل گیا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو روپے دیتی رہی تھی، لیکن جو ہی ان کی جمع پونجی ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے بھائی باپ اور گھر چھوڑ آئی تھی، وہ تو شاید کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے؟ کیا وہاج کے لیے وہ بس پیسے دینے والی مشین تھی؟ کیا انہوں نے بابا کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اور اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی یہ سزا؟ کیا پسند کی شادی اتنا بڑا جرم ہے؟ اب ان کے سوچنے کو ان گنت مسائل تھے۔ سارا دن وہ یہاں تو پچھتاتی رہتی، یہاں پہ سوچتی رہتی، اور اگر اس دوران ایک بار بھی وہاج گھر آ جاتے تو ان کے معاملے میں مار کھانا بھی شامل ہو جاتا۔ اب کوئی اگر ان سے پوچھتا پچھتاوا کس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کہتی، فہد سے شادی کرنا۔
ایک دن جب پیسے نہ دینے پر بہاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا، تب ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھوسے، گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر ہی نکلی تھی، تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی کے مضبوط بازوؤں نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے تھے، فکر مندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا ہو۔ ان کی خوبصورتی کے خاندان میں چرچے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، اور ان کے چہرے کے زخموں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کا ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پہ نیل تھے۔ جہاں جہاں سے بازو نظر آ رہے تھے وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخرکار یوسف سلطان کی نم آواز نے ان کی خاموشی کو توڑا تھا۔ کب سے برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے ضبط سے پوچھا تھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال آیا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کر آؤ۔ وہ اب بھی جذبات سے عاری لہجے میں بولی تھی۔ تو تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان ہوں بابا، میری آنا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی۔ میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی، لیکن مانگ کر نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بس اس کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھ سے بات کر لیتی، مجھے بتا دیتی، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ بابا آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں، بچپن سے ہی۔ خود کو سزا بھی میں خود ہی دیتی ہوں۔ ابھی میری سزا کا وقت ہے، جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی۔ میں انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ نگین سلطان، اس کا کرتی کیا ہوں؟ فی الحال مجھے سزا کاٹنے دے بابا۔ اور اس معصوم وجود کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کی ہے تم نے؟ اسی وقت حسینہ اسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ نگین نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا اور یوسف سلطان کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھابی، یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی یہ حالت دیکھی تھی۔ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو، حسینہ نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابھی، یہ کیا، یہ سچ ہے جو آپ نے ابھی کہا؟ کیا یہ، یا اللہ، میں کیسے بے خبر رہی؟ بھابھی، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ مطلب آج جو کچھ بھی ہو اس کے بعد؟ وہ خود کو پڑھنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھی۔ بھابھی کچھ بولے نا، وہ ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی؟ آج اگر بابا تمہیں یہاں نہ لے کر آتے تو یہ بچہ ہوتا ہی نہیں، اور تم… بھابھی بس چپ ہو جائیں، بہت سن لیا میں نے اور بہت بول لیا آپ نے۔ وہ ہرائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ خون ہے میرا، اور اگر کسی نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی میرا اس سے رشتہ کیا ہے۔ اور یہاں ان کی آواز کانپی تھی، غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم کو خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ I'm sorry، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئیں۔ اس کے بعد بابا کی لاکھ منع کرنے کے باوجود، بھائیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود، وہ ایک پل بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ گھر آ کے انہوں نے فہاج کو سب بتا دیا تھا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران تھی، کیا یہ چند ماہ پہلے والا فہاج ہے؟ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ فہاج نے ان سے لڑنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ زندگی ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں اور داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے گئے تھے۔ جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، حسینہ نے فہاج کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو ہسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ وہ نگین کو ہسپتال لے جائیں اور وہ جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے
کیونکہ اس وقت گھر میں صرف نگین اور حسینہ تھی۔ وہ بس اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروا بھی گھر پر نہیں تھی۔ ان کے بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ہسپتال میں تھی۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی ہسپتال آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ درست لگا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ایمبولینس کو کال کی تھی اور ان کو لے کر ہسپتال میں آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی یوسف سلطان کو 2 خبریں ملی تھی۔ نگین کے یہاں بیٹی ہوئی تھی اور فروا بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ فروا پہ تو گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ 2 ماہ پہلے ان کے بھائی ایک دھماکے میں شہید ہو چکے تھے اور اب بھابھی، ماں باپ تو ان کی شادی سے کہ کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی اپنی بہن پر جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ فروا کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منزل کے سب مکینوں نے فروا کی ہر طرح سے دلجوئی کی تھی۔ وقت پڑ لگا کر رو رہا تھا۔ وہاج اور نگین کو تو مہرماں کی صورت ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ گویا انہوں نے وہاج کو معاف کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ اور پھر 4 ماہ بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ نگین طلاق کا داغ سر پر سجا کر اپنا سب کچھ لٹا کے باپ کے در پر آن پڑی تھی۔ یوسف سلطان یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد چپ سی لگ گئی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیوں نے طلاق کی وجہ پوچھی تھی، لیکن ان کی چپ ہی نہیں ٹوٹی تھی۔ مہرماں کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ ان کو ماما کہتی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے۔ اسی وقت میں اللہ نے حسینہ کو حال سلطان سے نوازا تھا۔ ماں سے کم اور بڑھ گئی۔ یہی حال واقع بھی تھا۔ نفرت نگین سے تھی، ان سے کئی زیادہ محبت مہر سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کی چپ کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا۔ البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتی۔ اس طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تو حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، کیونکہ مراج گھر پر نہیں تھے اور شمس اور یوسف حج پر گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھتے ہوئے نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان 8 سالوں میں نگین ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر، اپنی حیرت کو جھٹکتی وہ بھی ان کے ساتھ ہسپتال کی جانب چل دی۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا اور اب وہ 2 سالہ حالے پھپھو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ بری طرح ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے وہاں پھنسے رہنے کے بعد اچانک حالے کی نظر سڑک پر بلی کے بچے پر پڑی تھی۔ سفید اور بھورے پیارے سے بلی کے بچے، اور اب اس نے اس طرف اشارہ کر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ حالے بہت ضدی تھی اور وہ کبھی بھی کس طرح چپ نہ ہوتی۔ ٹریفک جام تھا، اس لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ اٹھا کر لانے کو کہا، لیکن نگین نے اچانک سے کہہ دیا کہ وہ خود جا کر لے کر آئیں گی اپنے حالے کے لیے۔ پہلے تو حسینہ بیگم نے روکنا چاہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ ہی نہ جانے دیا۔ شاید ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھما کر سڑک کے اس طرف چل گئی تھی۔ ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کر وہ جو ہی مڑی تھی، اسی وقت ٹریفک چل پڑی تھی اور وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی ہوئی حالے کو دیکھ کر خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی جانب آ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک آئی تھی اور ان کو کچلتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حسینہ بیگم چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کر بھاگتے ہوئے حادثے کی جگہ پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے نگین تک پہنچ گئی تھی۔ لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے وہ اب ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کر وہ اب نگین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اب وہ ان کا چہرہ اپنے گھٹنے پر رکھ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ بھابھی، نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی تھی۔ جی بھابھی کی جان، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گی، تم اٹھو، ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز بھی قریب آنے لگی تھی۔ ایمبولینس کب آئی، نگین کو کب اس میں ڈالا گیا، حالے کہاں تھی، ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا، ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بس رو ہی رہی تھی۔ آپ سب پوچھتے تھے نا اس سے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایمبولینس میں آ کر بیٹھی تھی، ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز حواسوں میں لائی تھی۔ نگین، میرا بچہ،
तुम चुप रहो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम ठीक हो जाओगी भाभी, इसने कहा तो वो तोड़ तोड़ के लफ्ज अदा कर रही थी। अब वो बिला इरादा अपना चेहरा नगीन के पास ले आई थी। भाभी, आज प्लीज मुझे बोलने दे, वो तकलीफ से बेबसी से लफ्जों को तोड़ तोड़ कर अदा कर रही थी। अच्छा, मैं सुन रही हूँ मेरा बच्चा, मैं सब सुनूंगी, इसने कहा कि और अगले 2 मिनट नगीन सुल्तान मुसलसल बोली थी और हसीना को अपने चंद लम्हे कबल बोले अल्फाज पर जीभ भर के पछतावा हुआ था। मैं तुम्हें सुनूंगी। नगीन सांस रोकने को लेने को रुकी थी। नगीन सुल्तान ने गोया हसीना की रूह निकाल दी थी। वो अल्फाज अल्फाज नहीं थे, कोड़े थे जो हसीना बेगम को लगे थे। नगीन चुप हो जाओ, वो खुदा के लिए, हसीना बदबक बोल पाई थी, लेकिन नगीन नहीं सुन रही थी, वो बस बोल रही थी। इतने में वो अस्पताल पहुंच चुके थे। हसीना का दिल चाहा कि वो नगीन के मुंह पर हाथ रखकर इसको चुप करवा दे, लेकिन इन्हें अपने हाथ में भी जान महसूस हुए थे। मैं क्या बताती भाभी, नगीन अब भी बोल रही थी, बल्कि वो बोल नहीं रही थी, एक पिघला हुआ शीशा था जो वो आज अपनी भाभी के कानों में उंडेल रही थी। और फिर वो चुप हो गई थी। नगीन सुल्तान चुप हो चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। 6 साल उन्होंने इस पल का इंतजार किया था कि नगीन इनको कुछ बता दे, लेकिन बेसुध। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, लेकिन क्या उन्होंने ये चाहा था कि इन्हें ये सब कुछ इस तरह पता चले? नगीन सुल्तान की आंखें बंद हो चुकी थी। आखिरी लफ्ज जो उन्होंने कहा था वो था मेरी बेटी। कोई अब नगीन को स्ट्रेचर पर लिटा रहा था, कोई इनको दिलासे दे रहा था, कोई इनसे इनके घर के किसी मर्द का नंबर पूछ रहा था, तो कोई इनको कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इनको इन लोगों के बस होंठ हिलते में मालूम हो रहे थे। एक आवाज थी जो अब भी कानों में गूंज रही थी। हादसे की जगह से कुछ मर्द और औरतें इनके साथ हॉस्पिटल तक आए थे, अकेली औरतें समझकर। भाभी, इसने कहा कि वो बस इस आवाज के बाद कोई आवाज ना आती, नगीन के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था। लोग इनको तसल्ली दे रहे थे कि इनकी अजीज नंदन ठीक हो जाएंगी, लेकिन हसीना को न जाने क्यों ये लगा था कि आज के बाद वो नगीन की आवाज नहीं सुन पाएंगी। जाते जाते तो मुझे ये किस राज से आश्कार कर गई हो, उन्होंने खुद को कहते सुना था। हसीना वजदान नहीं जानती थी कि ये राज नहीं, चाबुक है, और अगले कई साल इनको ये चाबुक खाना होगा चुपचाप। नगीन को अस्पताल लाया जा चुका था, लेकिन डॉक्टर ने इनको देखते ही कह दिया था, वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो शायद कुछ हो सकता। जो 2 और 3 के साथ थी वो अब हसीना बेगम को संभाल रही थी। महराज सुल्तान को ड्राइवर ने कॉल कर दी थी। कौन कौन आया नगीन और इनको कब घर लाया गया, इनको कुछ नहीं मालूम था। महर कहाँ है, हाले क्यों रो रही है, इनको कुछ पता नहीं था। वो जहनी तौर पर अब भी सर्द सी एम्बुलेंस में नगीन को बोलते हुए सुन रही थी। नगीन को गए 10 रोज हो चुके थे। यूसुफ सुल्तान आज वापिस आए थे। अपनी बेटी के गम ने इनको तोड़कर रख दिया था। इनको दौरे पड़ने लगे थे। नशा व दवाइयों के जेर असर जब तक रहते तब तक नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही होश में आते, नगीन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, चिल्लाते रहते। हर आने जाने वाले से पूछते, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा, मेरी नगीन को देखा, कोई इसे ला दो, मेरी बच्ची को ला दो। खाना पीना तर्क कर दिया था। जब भी कोई आता, कहता या समझाता कि नगीन नहीं रही, तो वह जानी अंदाज में चीखते लगते, तुम सब झूठे हो, वो कैसे मर सकती है, मैंने इसकी लाश नहीं देखी, मैंने इसे दफनाया नहीं है, वो नहीं मर सकती, तुम सबके सब इस वहाज के साथ मिले हुए हैं, इसी ने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है, अल्लाह गारत करे इसको, अल्लाह बर्बाद करे इसको, मेरी बच्ची को खा गया, अल्लाह इसको चैन ना नसीब करे, अल्लाह इस पे ये जमीन तंग कर दे। इस तरह चीखते चिल्लाते बेहोश हो जाते। महराज और शम्स सुल्तान भी गम से चूर थे, लेकिन इनको बहादुर बनना था, इनको हौसला रखना था। वो रो नहीं सकते थे, बाबा की तरह बद्दुआ देकर अपना दिल हल्का नहीं कर सकते थे। वो इस गम को अंदर ही अंदर सहने पर मजबूर थे। सफीर और महर भी इस हादसे के बाद सहम से गए थे। वक्त का काम था गुजरना, और वो गुजर जाता था। किसी के जख्म भरे या उधड़े, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यूसुफ सुल्तान अब बेहतर हो रहे थे, और वजह थी हाले सुल्तान। वो हूबहू नगीन थी। यूसुफ सुल्तान घंटों इसमें अपनी नगीन को देखते, और अब तो ये हालत थी कि इसको देखे बगैर वो खाना तक ना खाते। हाले इनका मरहम थी। वही महर वो नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। जहां वो दिख जाती, चुपचाप वहां से चले जाते, और वो बोलती हाँ या ना में जवाब देते। इनकी हालत के पेश नजर किसी ने भी इनसे इस बारे में बात नहीं की। महर की परवरिश का जिम्मा मुकम्मल तौर पर हसीना और महराज ने ले लिया था, और इसको अपनी बेटी की तरह पाला था। हाल, तुमने हाले से कॉल करके पूछा वो कब आ रही है?
नाश्ते के दौरान यूसुफ सुल्तान ने मिराज साहब से पूछा था। जी बाबा, पूछ लिया था, वो शाम तक आ जाएगी, उन्होंने जवाब दिया था। नहीं, इससे कहो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे मिल के जाए। लेकिन वो नहीं आ सकती बाबा, इसने कहा था कि मेरे मामला में दखल मत दिया करो। परवा इनकी बात पूरी होने से पहले ही बाबा की नर्म मगर दो टोक आवाज सुनाई दी थी। मिराज, तुम सफीर को कॉल करके पूछो कब तक होगा इसका काम मुकम्मल, और इसको ये भी कहो कि वीकेंड पर घर चक्कर लगाए। बात हुई थी मेरी बाबा, अगले महीने तक हो जाएगा सब कुछ। दरअसल लीगल मामला में कुछ वक्त लग जाता है और वो परसों आ रहा है। इतने में मिराज साहब का फोन बजा था और वो माजरत करते उठ गए थे। मिराज सुल्तान हाईकोर्ट के जज थे, जबकि शम्स सुल्तान ने अपने बाबा के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए लेदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई थी, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। अब वो शहर के मशहूर कारोबारी शख्स थे और बाबा इनके काम से बहुत खुश थे। सफीर सुल्तान ने अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बाबा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। इसने 4 साल कबल इस्लामाबाद में अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोली थी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद होता था और हर 15 दिन या महीने बाद घर आता था। यूसुफ सुल्तान की सफीर की एक यही बात पसंद नहीं थी। नगीन की मौत के बाद बाबा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। अब वो काफी हद तक चिड़चिड़े हो चुके थे, लेकिन हाले और सफीर इनको बहुत अच्छी तरह डील कर लेते थे। वो जब तक हाले को ना देखते इनका दिन नहीं शुरू होता था। अब इन्होंने सफीर को इस्लामाबाद छोड़ के कराची शिफ्ट होने का हुक्म दिया था, जिसको मानने का सफीर पाबंद था। वो खुद भी घर से दूर रहकर थक चुका था, इसीलिए अपने एक दोस्त के साथ शराकत करते हुए इस्लामाबाद वाली ब्रांच इसके हवाले करके आज कल कराची आने को पर तोल रहा था। इद्दत के कमरे में बैठी हाले अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही थी जब इसको मेराज सुल्तान की कॉल मौसूल हुई थी। इसने हैरत से मोबाइल को देखा और कॉल अटेंड की। खैरियत है जज साहब? 1 घंटे में 2 कॉल्स, क्या गुजारा नहीं हो रहा बेटी के बगैर? या फिर कोई मुजरिम नहीं मिला आज की तारीख में सजा सुनाने को? कॉल अटेंड करते ही इनको कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो शोखी से बोली थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जज साहब को आपकी कोई याद नहीं आ रही और ना ही शहर में मुजरिमों का कहत पड़ा है, बल्कि आपके दादा साहब का हुक्म है आप यूनी जाने से पहले इनसे मिलकर जाएंगी। और हाले का जवाब सुनने बगैर ही कॉल काट दी थी। लेकिन बाबा, मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो बाबा, शिट यार, कॉल क्यों काट दी? मुझे अस्पताल जाना था पहले और अब ये नया हुक्म। इसने कॉल लॉक खोली और हरून शाहिद का नंबर डायल करने लगी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। हेलो हरून। हरून की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी थी। मिद्दत के घर पहुंचा 10 मिनट के अंदर। हाले ने हुक्म सादिर किया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारे ड्राइवर का नहीं हरून शाहिद का नंबर है। एमएनए के बेटे हरून शाहिद की बात आई दिमाग में या नहीं? वो जलकर बोला था, जबकि फुर्ती से अपने बिस्तर से उठकर अब वो बाथरूम में जा रहा था। और ये तो तय था कि हरून शाहिद हाले सुल्तान को मना नहीं कर सकता। एंड योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हरून शाहिद साहब, मेरी गाड़ी रात अस्पताल से तुम्हारे गार्ड्स लेकर गए हैं। हाँ जी। जबकि फुर्ती से अपने बिस्तर से उठकर अब बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो ये तो तय था कि हरून शाहिद हाले सुल्तान को मना ही नहीं कर सकता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हरून शाहिद साहब, मेरी गाड़ी रात अस्पताल से तुम्हारे गार्ड्स लेकर गए हैं, वो भी तुम्हारे कहने पे। और अगर मैं रॉयल ब्लू शर्ट पहनकर आना, वही जो मैंने तुम्हें दी थी, अच्छी लगती हो तुम इसमें। इसको बोलने का मौका दिए बगैर ही हाले अपनी बात कहकर कॉल काट चुकी थी। अगले की बात सुने बगैर कॉल काटना शायद इन बाप बेटी के पसंदीदा काम था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।